हर पल आपके साथ। और वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में कई विषयों पर अपनी बात देश के साथ साझा की। क्या थे प्रमुख विषय, दिखाएंगे खबर विस्तार से, बताएंगे चक्रवाती तूफान विपर्जॉय का क्या है आज का अपडेट, चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा क्यों थमने का नाम नहीं ले रही। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह, भव्य स्वागत का बेसब्री से इंतजार। तय होगा भविष्य के रिश्तों का आधार। कई बड़े राजनेताओं ने दोनों देशों के संबंधों के यात्रा को बताया ऐतिहासिक पड़ाव। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर दुनिया भर में चल रही जोरदार तैयारियों पर जताई खुशी। देशवासियों से योग को अपनाने और दिनचर्या का हिस्सा बनाने का किया आह्वान। कहा 21 जून योग के संकल्प से जुड़ने का बेहतरीन मौका। यूएन मुख्यालय में योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का करेंगे नेतृत्व। प्रधानमंत्री मोदी ने देश पर आपातकाल थोपे जाने को बताया इतिहास का काला अध्याय। मन की बात कार्यक्रम में लोकतंत्र समर्थकों पर किए गए अत्याचारों का किया जिक्र। युवा पीढ़ी से लोकतंत्र के मायने और उसकी अहमियत समझने का किया आह्वान। भाजपा के महाजनसंपर्क कार्यक्रम के तहत केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पंजाब और हरियाणा में की रैली। पंजाब सरकार पर बोला करारा हमला। भगवंत मान को बताया केजरीवाल का पायलट। कहा ध्वस्त हो गई है राज्य में कानून व्यवस्था। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम रैली को किया संबोधित। कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का बढ़ा है मान सम्मान। चुनावी हिंसा को लेकर फिर कटघरे में ममता सरकार। पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से नहीं थम रहा हिंसा का दौर। भाजपा ने ममता बनर्जी पर लोकतंत्र की हत्या का लगाया आरोप। कांग्रेस ने कहा ऐसी स्थिति में नहीं कराए जा सकते हैं चुनाव। मणिपुर में हालात सामान्य करने की दिशा में कोशिशें हुई और तेज। प्रदेश के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने मिजोरम के सीएम जोरांगथांगा से की टेलीफोनिक बातचीत। दोनों राज्य शांति स्थापना के लिए करेंगे संयुक्त प्रयास। आरएसएस ने कहा प्रजातंत्र में हिंसा के लिए नहीं है कोई जगह। देश के अलग अलग हिस्सों में बिगड़ा मौसम का मिजाज। तूफान विपर्जॉय का राजस्थान में असर। कई इलाकों में भारी बारिश। वहीं दूसरी ओर यूपी बिहार समेत कई राज्यों में भीषण लू का कहर। पूर्वी भारत में अगले 2 से 3 दिनों में मानसून दे सकता है दस्तक। असम के कई जिले बाढ़ की चपेट में। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने रचा इतिहास। जीता इंडोनेशिया ओपन युगल का खिताब। फाइनल में मलेशियाई जोड़ी को दी आसानी से मात। करियर में पहली बार जीता VWF विश्व टूर सुपर 1000 का खिताब। तो आप देख रहे थे अभी इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से जुड़ी हुई खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी अमेरिका दौरे से पहले अमेरिका में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अमेरिका के तमाम बड़े नेताओं से लेकर वहां की मशहूर हस्तियां प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो भारतीय समुदाय के लोग भी, अमेरिका में रह रहे लोगों में भी प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर जोश देखते ही बनता है।
प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर वहां गजब का उत्साह देखा जा रहा है। अमेरिका की जानी मानी हस्तियों ने पीएम मोदी के दौरे को अहम बताते हुए इसे द्विपक्षीय रिश्तों की नई इबारत लिखने का मौका बताया है। पीएम मोदी अमेरिका में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इन आयोजनों की जोरदार तैयारी जारी है। पीएम मोदी 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के नॉर्थ लॉन में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इस समारोह में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायिका मैरी मिल्बेन भी शामिल होंगी। राष्ट्रगान जन गण मन और ओम जय जगदीश हरे के गायन की वजह से भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हुई 38 वर्षीय मैरी मिल्बेन ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया है। उन्हें 23 जून को वाशिंगटन में रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। Hello to my beloved family in India, to my beloved Indian American community, and to communities across the world. The United States is in full anticipation and great excitement for the official state arrival visit of His Excellency Prime Minister Narendra Modi. Let me first say to His Excellency, Prime Minister Modi, welcome to the United States. I am so looking forward to greeting you next week and participating in the festivities in your honor. Prime Minister, we share many common bonds. We are both people of strong faith. We both value strong family. And we both believe that the greatest democratic virtue is freedom. Having worked for a United States president and now performed for 4 consecutive U.S. presidents, I have known about the U.S.-India relationship for some time. Now, this alliance is at its strongest, and that is much credit to Prime Minister Modi. I look forward to welcoming the Prime Minister to the United States next week, and I look forward to performing during the state arrival week planned. May God bless you, my beloved family in India. God bless the Indian American community and communities across the world. And most importantly, may God bless the United States of America. उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर अमेरिका की सीनेट विदेश संबंधी समिति के अध्यक्ष बॉब मेनेंडेज ने खुशी जताई है। बॉब मेनेंडेज ने कहा है कि ये दोनों देशों के रिश्तों में एक महत्वपूर्ण क्षण है। वहीं वैश्विक शांति गठबंधन के अध्यक्ष डॉक्टर हार्वर्ड सेटल ने भी इसे बेहद खास अवसर बताया है। उन्होंने कहा कि शांति के प्रति पीएम मोदी हमेशा से ही प्रतिबद्ध रहे हैं। The Prime Minister's state visit is a significant moment in the U.S.-India relationship. I have many fond memories of my visit to India in 2019. This trip was not only a chance for me to meet with Indian civil society leaders, security, and government officials in the country, it was an opportunity to engage with India's history, culture, and diverse religious traditions. I wish him well in his visit to Washington. From our trade and economic engagement to our security cooperation to our people-to-people ties, the India-U.S. relationship is critically important. Prime Minister Modi expressed his great wisdom that today's era is not an era for war. This commitment to peace and prosperity for all mankind is a most important message flowing from the land that gave the world the most profound Vedic knowledge. And we welcome this great representative from the land of the Ved. We wish Prime Minister Modi every success in creating peace and harmony for the world and prosperity for every nation. Thank you, Prime Minister Modi, and welcome to the United States. भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी में रक्षा संबंध एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा है, जिसमें रक्षा व्यापार, संयुक्त अभ्यास, कर्मियों के आदान प्रदान और समुद्री सुरक्षा में सहयोग पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका की भारत के साथ महत्वपूर्ण रक्षा भागीदारी है, जिसमें हिंद प्रशांत में क्वाड में बेहतरीन समन्वय है। अब आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एसएसए और पारस्परिक रक्षा खरीद समझौते के लिए आरडीपीए को लेकर बातचीत चल रही है। एक बड़ा कदम उठाते हुए पिछले साल मई में राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामरिक प्रौद्योगिकी साझेदारी को विस्तार देने के लिए महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी पर पहल को आगे बढ़ाने की घोषणा की थी। साथ ही उन्होंने रक्षा औद्योगिक सहयोग को और विस्तार देने का ऐलान किया था। USIBC का भी एक समिट था, इंडिया आइडिया समिट था,
उसमें डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आए थे, कुछ लोगों ने प्रश्न में पूछा तो उन्होंने कहा कि हंड्रेड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे वहाँ से, कई सारे डजन्स ऑफ फैक्ट शीट्स वहाँ से निकलेंगी, काफ़ी बड़ी मात्रा में डॉक्यूमेंट्स निकलेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें डिफेंस होगा, एजुकेशन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, हेल्थ सेक्टर पे काफ़ी कुछ डिलीवरेबल होगा। आप स्पेस पे भी काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, बायोटेक्नोलॉजीज़, उनसे भी काफ़ी कॉपरेशन को आपको देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा ऐतिहासिक होने जा रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जिस तरह का जोश और उत्साह देखा जा रहा है, वे भारत अमेरिकी रिश्तों की गर्मजोशी और सात समंदर पार पीएम की जबरदस्त लोकप्रियता को भी दर्शाता है। अजय मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, वाशिंगटन। तो प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही हलचल तेज हो चुकी है। हर किसी को इंतजार है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे, कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। Yoga, in the ancient Indian language Sanskrit, means to conjoin. Conjoining our body with the mind and conjoining our soul with the universal spirit is yoga. In the 20th century, some of these antique but evergreen ideas were tested with the scientific tools to ascertain and demonstrate their veracity in a world that craved for empirical evidence. Indian yoga gurus demonstrated how the metabolic changes, the rate of heart or pulse, the electrical activities of heart and brain, the body temperature and the oxygen intake of the body could be so well regulated by asanas, pranayams and dhyan. This immediately led to a much greater acceptance of yoga as an alternative lifestyle. At the same time, many learned men took this quintessential Indian practice to the world and firmly established it on the international arena. आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ऋषि मुनियों की दीर्घ आयु का योग है आधार, स्वस्थ तन और मन से बदले जीवन का आकार। करे योग, रहे निरोग, बीपी शुगर मोटापे को योग ही घटाए, दिल की बीमारी और तनाव भी छूमंतर हो जाए। योग और ध्यान है समाधान, करे योग। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। और इस छोटे से ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हो। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको खबर दिखाई कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले ही अमेरिका में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम लोगों को इंतजार है प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर और हलचल भी तेज हो चुकी है। क्या कुछ गतिविधियां हैं, इस पर अधिक बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी संवाददाता अजय मिश्रा हमारे साथ वाशिंगटन डीसी से जुड़ चुके हैं। अजय की और हम रुख करते हैं क्योंकि वो अमेरिका में मौजूद है। और अजय, अगर बात की जाए किस प्रकार से हलचल है, क्योंकि महज वो भारतीय जो अमेरिका में रहते हैं उनमें ही उत्साह देखने को नहीं मिल रहा, तमाम जो अमेरिकी लोग हैं, अमेरिका के सांसद हैं, तमाम स्टेट्स के गवर्नर्स हैं, वो भी वेलकम मैसेज दे रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को लेकर। धन्यवाद आर्येंद्र, और बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। इस वक्त मैं व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने खड़ा हूं और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि व्हाइट हाउस पे तिरंगा लहरा चुका है। जो तिरंगा है वो
न केवल भारत, जैसा कि आपने कहा, कि पूरी दुनिया से लोगों को आकर्षित कर रहा है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली स्टेट विजिट है और इसलिए सभी की निगाहें, पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। आपको याद होगा कि 2016 8 जून को जब उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था तो उन्होंने बात की थी डेमोक्रेसी की, उन्होंने बात की थी उन महान नेताओं की जो दोनों देशों के रिश्तों को यहां तक लेकर के आए हैं। पिछले 70 सालों में जब उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को लेकर के दोनों देशों ने क्या कुछ कहा है, टेररिज्म के खिलाफ जो लड़ाई है वैश्विक, उसको लेकर के दोनों देश कैसे सामने आए हैं, तो सभी ने जो संयुक्त अधिवेशन है उसमें जम करके तालियां बजाई थी। लेकिन इस बार जब प्रधानमंत्री इतिहास रचेंगे, दूसरी बार वो इस सत्र को संबोधित करेंगे, सभी लोग सुनना चाहेंगे कि वो भारत के आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर दुनिया को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। स्पष्ट तौर पर भले ही वो कांग्रेस संसद का माहौल हो, लेकिन वो पूरी दुनिया के तमाम मुद्दों पर बात करेंगे जो इस वक्त समस्या की तरह मुंह खड़ी हो, चाहे पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी की बात हो, रक्षा संबंधों की बात हो, सुरक्षा कारणों को लेकर के जो अंदेशे जताए जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनकी बात हो, ग्लोबल साउथ की बात हो। मुझे लगता है कि भारत एक बार फिर से ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों की एक मजबूत और प्रभावशाली आवाज बनकर के प्रधानमंत्री मोदी के जरिए कांग्रेस में नजर आएगा। और वॉशिंगटन में भी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यहां पर नेशनल मॉन्यूमेंट से एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के, और एक नहीं कम से कम 5 जगहों पर अमेरिका में इस तरह की तैयारियां हैं। तो बहुत एक्साइटमेंट है। मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के बाद वॉशिंगटन में गतिविधियां इतनी ज्यादा तेज होंगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा भारतीयों को, क्योंकि पहली बार व्हाइट हाउस के लाउंज के जो दरवाजे हैं वो भारतीय डायस्पोरा के लिए खोले गए हैं। भारतीय समुदाय है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड इस बात को लेकर। अजय, महत्वपूर्ण चीज आपसे यही समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने जिस बात का जिक्र किया कि रैलियां, महारैलियां आयोजित की गई हैं अमेरिका में, इस बात के मद्देनजर कि प्रधानमंत्री की यात्रा होने वाली है, ये अपने आप में पहली बार और एक अनोखे तरीके से देखा जा रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर भी जिस बात का जिक्र आपने किया, सबको इंतजार है, अमेरिका के लोगों को भी। क्या कुछ अलग खास इस बार विशेष तौर पर प्रधानमंत्री की इस यात्रा के समय हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्साह जो है वो लगातार तेज दिखाई पड़ रहा है? तो जो मेरी बात जो यहाँ के एक्सपर्ट और यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे हो रही है आर्येंद्र, उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा आउटकम डॉक्यूमेंट इस स्टेट विजिट के बाद निकलने वाला है। बहुत सारे क्षेत्रों में भारत और अमेरिका और क्लोज आने वाले हैं और यह ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि चाहे अब रक्षा की बात करें, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, जिसमें भारत ने बहुत बड़ी मदद, अमेरिका में जब रोटा वायरस के जो वैक्सीन है करीब $60 पे मिल रहे थे, भारत ने उसको सिर्फ $1 में बना करके दिखाया। स्पष्ट तौर पर ये मान चुका है भारत की हेल्थ केयर को लेकर के जो भारत से जो सहयोग मिला है वो यहाँ के इन्फ्लेशन को कम करने में, यहाँ की महंगाई को कम करने में भी बहुत बड़ी मदद करेगा। एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है एजुकेशन सेक्टर में, 2 लाख से ज्यादा छात्र भारत से यहाँ पर आकर के पढ़ाई कर रहे हैं और दोनों ही देश एजुकेशन सेक्टर में और मजबूत और करीब आने की कोशिश करेंगे। रक्षा क्षेत्र के लिए यह विजिट सबसे महत्वपूर्ण होने जा रही है। ऐसा लगता है कि भारत और अमेरिका अब को प्रोडक्शन के लिए, को मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार हैं और मुझे बताया गया है कि $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट तैयार है डिफेंस सेक्टर में भारत में जाने के लिए अमेरिका से। यह पहली बार होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जनवरी 31 में जब यहां से आईसेट की शुरुआत की गई, जिसमें क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की बात है, तो भारत और अमेरिका क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और करीब आपको आते हुए नजर आएंगे। दोनों देशों के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो बात कर चुके हैं, 2 दौर की वार्ता हो चुकी है और स्पष्ट तौर पर बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्री 4.0, 5G, 6G और जो नई कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे जो नए तकनीक हैं, उस पर दोनों ही बड़े लोकतांत्रिक देश और भी ज्यादा साझेदारी करते हुए नजर आएंगे और मजबूती के साथ पूरी दुनिया के सामने अपनी इस साझेदारी को रखते हुए नजर आएंगे। तो बहुत ही एक्साइटिंग टाइम होने जा रहा है। अगले 2 से 3 दिन इंतजार करिए और मुझे उम्मीद है कि मैं पल पल की खबर आपको वॉशिंगटन डीसी से तमाम मुद्दों पर जानकारी देता रहूंगा। बिल्कुल, हमें भी उम्मीद है कि आपके माध्यम से हर खबर सबसे पहले डीडी न्यूज, दूरदर्शन माध्यम से हम पहुंचाएंगे दर्शकों तक। एक महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि प्रधानमंत्री के इस दौरे की अगर देखा जाए, शुरुआत में जो सबसे बड़ा इवेंट है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यूएन के मुख्यालय पर हो रहा कार्यक्रम, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और प्रधानमंत्री का यूएन के इस मंच पे नेतृत्व करना कितना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एक संदेश है योग को आगे बढ़ाने को लेकर और दुनिया को निरोग रखने को लेकर। तो आनंद, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने पूरी दुनिया को योग और आयुर्वेद जैसे एक
कहें कि एक महास्त्र दिए हैं, ब्रह्मास्त्र दिए हैं रोगों से लड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को दिया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यूनाइटेड नेशंस वही यहां पर 100 से ज्यादा देशों ने उनका समर्थन किया और सभी लोगों ने कंसेंसस यानी आम सहमति से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने की शुरुआत की। और फिर से वही जगह पर एक बार से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर लाखों लोगों का जुटना इस बात को दिखाता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग के जो योगदान है। और इस बात को याद रखना चाहिए कि जब वो संयुक्त संसद के सत्र को हंसते हल्के फुल्के अंदाज में कहा था कि भारत ने योगा पर अभी भी अपना दाखिल नहीं किया है, लेकिन भारत से निकला है, ये अमेरिका भी जानता है। और मुझे जो यहाँ पे एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, 2006 से लेकर के 2016 के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी हुई थी जिसकी वजह से योग जो लोग कर रहे थे, मेडिटेशन जो लोग कर रहे थे, उसकी वजह से वॉशिंगटन में क्राइम में वायलेंट क्राइम में 20% की कमी आई है। तो ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव हुआ है और ये महर्ष इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्टडी है जिसे मैं कोट कर रहा हूं। पूरी दुनिया और खासतौर पर वॉशिंगटन इस बात को जानता है कि चाहे वो ड्रग क्राइम हो, जुवेनाइल क्राइम हो, योग और मेडिटेशन से इससे बहुत कमी आती है और एक सोसाइटी को निरोग बनाने में और ज्यादा स्वस्थ बनाने में मदद मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का कार्यक्रम बहुत ही वृहद, बहुत ही वैश्विक होने जा रहा है। अजय, इससे पहले कि मैं आपको शुक्रिया अदा करूं, एक सवाल, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने से पहले अमेरिका के तमाम सांसद, गवर्नर्स, तमाम राज्यों के हर कोई वेलकम मैसेजेस दे रहा है। ये अपने आप में किस तरह से दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की एक वैश्विक नेता के तौर पर छवि, उनकी स्वीकारता और अमेरिका के इतने बड़े मंच पे लोगों का इतना इंतजार, ये किस तरीके से देखते हैं आप? मुझे लगता है कि इसमें कोई बनावट नहीं है, ये पूरे दिल से बात निकल रही है। और वॉशिंगटन में जब मैं बात कर रहा हूं लोगों से, तो सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं कि भारत की अहमियत लगातार वैश्विक पटल पर बढ़ती जा रही है। G20 अध्यक्षता में भारत ने जो लीडरशिप ली है उसको लेकर के उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। वॉशिंगटन में सभी लोग चाहते हैं कि भारत अमेरिका के और करीब आए। बिना किसी ट्रेड डील के अभी हम दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, लेकिन सब लोग ये कह रहे हैं कि उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं और उम्मीद ये कर रहे हैं कि हम अभी $200 बिलियन से $500 बिलियन तक जाएंगे और इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और इसीलिए सब लोग वेलकम करना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी को कि जब ये दोनों नेता बैठेंगे और न केवल औपचारिक तौर पर बल्कि अनौपचारिक तौर पर भी कई बार प्रधानमंत्री इस व्हाइट हाउस में आएंगे और दोनों नेता बात करेंगे। तो जब दो लोकतंत्र के बड़े नेता वैश्विक मुद्दों पर अपने बायलैटरल द्विपक्षीय संबंधों पर बात करते हुए नजर आएंगे, तो ये पूरे दुनिया के जियोपॉलिटिकल इक्वेशन को बदलने की क्षमता रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसलिए ये सीरियसनेस, ये वेलकम मैसेज को बहुत ही सीरियसली शायद लेना चाहिए और पूरी दुनिया की निगाहें इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि इस स्टेट विजिट पर हैं। और प्रधानमंत्री जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो केवल ये तीसरी बार है जब किसी स्टेट हेड को बुलाया गया है। 2022 दिसंबर में फ्रेंच प्रेसिडेंट आए थे, अप्रैल 2023 में साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस के स्टेट विजिट पर आ रहे हैं। यह सामान्य बात नहीं है, खास तौर पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। बिल्कुल अजय, और जो बात आप कह रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया में भू राजनीतिक व्यवस्थाओं में लगातार परिवर्तन होता रहता है, लेकिन मौजूदा समय में भारत किस प्रकार से वैश्विक समस्याओं के समाधान के साथ एक रास्ता दिखाता हुआ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, उसका सबसे बड़ा स्रोत कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी है। बहुत शुक्रिया फिलहाल अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके माध्यम से हम आगे भी लगातार इन खबरों तक अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी अमेरिका से जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए देश की तैयारियों की सराहना की है। मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ विचार साझा करते हुए पीएम मोदी ने चक्रवात बिपरजॉय से निपटने के लिए कच्छ के लोगों की हिम्मत और तैयारियों की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए देश की तैयारियों की सराहना की। पीएम मोदी ने चक्रवात बिपरजॉय से निपटने के लिए कच्छ के लोगों की हिम्मत और तैयारियों की भी जमकर प्रशंसा की। उन्होंने देश के आपदा प्रबंधन की ताकत को एक उदाहरण बताया। बिपरजॉय ने कच्छ में कितना कुछ तहस नहस कर दिया, लेकिन कच्छ के लोगों ने जिस हिम्मत और तैयारी के साथ इतने खतरनाक साइक्लोन का मुकाबला किया, वो भी उतना ही अभूतपूर्व है। बीते वर्षों में भारत ने आपदा प्रबंधन की जो ताकत विकसित की है, वो आज एक उदाहरण बन रही है। पीएम मोदी ने प्रकृति संरक्षण के महत्व पर बल देते हुए
कैच द रेन जैसे अभियानों को इस दिशा में सफल बताया। प्रधानमंत्री ने पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए जी जान से जुटे लोगों की भी भरपूर प्रशंसा की। प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने का एक बड़ा तरीका है प्रकृति का संरक्षण। आजकल मॉनसून के समय में तो इस दिशा में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इसीलिए ही आज देश कैच द रेन जैसे अभियानों के जरिए सामूहिक प्रयास कर रहा है। इस बार भी मुझे चिट्ठी लिखकर कई ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए जी जान से लगे हैं। ऐसे ही एक साथी हैं यूपी के बांदा जिले के तुलसीराम यादव जी। तुलसीराम यादव जी लुकतरा ग्राम पंचायत के प्रधान है। आप भी जानते हैं कि बांदा और बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी को लेकर कितनी कठिनाइयां रही है। इस चुनौती से पार पाने के लिए तुलसीराम जी ने गांव के लोगों को साथ लेकर इलाके में 40 से ज्यादा तालाब बनवाए हैं। तुलसीराम जी ने अपनी मुहिम का आधार बनाया है खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। आज उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि उनके गांव में भूजल स्तर सुधर रहा है। ऐसे ही यूपी के हापुड़ जिले में लोगों ने मिलकर के एक विलुप्त नदी को पुनर्जीवित किया है। यहाँ काफी समय पहले नीम नाम की एक नदी हुआ करती थी। समय के साथ वो लुप्त हो गई, लेकिन स्थानीय स्मृतियां और जन कथाओं में उसे हमेशा याद किया जाता रहा। आखिरकार लोगों ने अपनी इस प्राकृतिक धरोहर को फिर से सजीव करने की ठानी। लोगों के सामूहिक प्रयास से अब नीम नदी फिर से जीवंत होने लगी है। नदी के उद्गम स्थल को अमृत सरोवर के तौर भी विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रबंधन कौशल को लोगों के लिए एक प्रेरणा बताया। पीएम मोदी ने जल प्रबंधन और नौसेना को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यों को भारतीय इतिहास का गौरव बताया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो इस बारे में और जानें। जब प्रबंधन की बात हो रही है तो मैं आज छत्रपति शिवाजी महाराज को भी याद करूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता के साथ ही उनकी गवर्नेंस और उनके प्रबंध कौशल से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विशेषकर जल प्रबंधन और नौसेना को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कार्य किए वो आज भी भारतीय इतिहास का गौरव बढ़ाते हैं। उनके बनाए जल दुर्ग इतनी शताब्दियों बाद भी समंदर के बीच में आज भी शान से खड़े हैं। हम सबका कर्तव्य है कि उस अवसर पर हम छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रबंध कौशल को जानें, उनसे सीखें। इससे हमारे भीतर हमारी विरासत पर गर्व का बोध भी जगेगा और भविष्य के लिए कर्तव्यों की प्रेरणा भी मिलेगी। आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना पीएम मोदी की हमेशा से प्राथमिकता में शामिल रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में इन विषयों पर एक बार फिर चर्चा से इस दिशा में लोगों में एक नई जन जागरूकता पैदा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से पहले फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हर बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पिछले से भी बड़ा होते गया है और अब ये दुनिया में योग ने अपना जगह बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी 21 जून को शामिल हो जाइए और दुनिया का ये जो योग उत्सव को बड़े आकार में उसको सजाइए और अपने बस्ती में हो, गली में हो, हर घर के आंगन में आप योग अभ्यास में जुड़ जाइए। योग सारे दुनिया को जोड़ते हैं, सारे भेदभाव को मिटाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने ये साबित किया है कि ये दुनिया को जोड़ सकते हैं और ये भी साबित किया है कि योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
वसुधैव कुटुम्बकम्। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। हाँ बेटा, दुनिया को जीरो इंडिया ने दिया था। और ये जो हम योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा, योग से हमें जीरो कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा फिर तो मैं रोज योग करूंगी। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। और ब्रेक के बाद अब बात बंगाल की। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का दौर बहुत पुराना है और ये अभी भी जारी है। पंचायत चुनाव से पहले एक बार फिर से बंगाल बम धमाकों के धुओं से धुआं हो गया है। कोलकाता हाई कोर्ट और बंगाल के राज्यपाल ने ममता सरकार और राज्य चुनाव आयोग को तुरंत हिंसा रोकने के उपाय करने के निर्देश दिए हैं। इन हिंसक घटनाओं के बाद ममता सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, तो भाजपा समेत तमाम विपक्षी दल ममता सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। बार फिर से राजनीतिक हिंसा का दौर शुरू हो गया है। जब से राज्य में पंचायत चुनाव की घोषणा हुई और नामांकन का काम शुरू हुआ, राजनीतिक हिंसा का तांडव फिर से शुरू हो गया है। राज्य के अलग अलग इलाकों में बीते कई दिनों से हो रही हिंसा में जहां लोगों की जान चली गई है, तो बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा को राजनीतिक संरक्षण देने को लेकर ममता बनर्जी सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने ममता सरकार पर हिंसा के सहारे सत्ता हथियाने का आरोप लगाया है, तो ममता बनर्जी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया गया है। देखिए, वो पहले तय कर ले कौन टीएमसी का मरा है, कौन कांग्रेस का मरा है, क्योंकि मुख्यमंत्री एक चीज बोल रहे हैं, सौगत राय और एक चीज बोल रहे हैं। तो ये अगर हो रहा है तो मतलब अपने डेटा में गड़बड़ है। राज्य में ऐसे वायलेंस की घटना घट रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी चुपचाप बैठी हुई है, तो स्वाभाविक है कोई ना कोई तो चाहिए बंगाल के लोगों को बचाने के लिए। सिचुएशन वेस्ट बंगाल में पैदा की जा रही है, वो बिल्कुल अराजक तत्व है जो देश दुनिया को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। और यहाँ तक कि मामूली सी बात कि अगर कोई जय श्री राम बोल दे तो आपको जेल हो सकती है और आपको मारपीट आपके साथ किया जा सकती है, यहाँ तक कि हत्या हो सकती है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार इलाके में रविवार को एक भाजपा कार्यकर्ता का शव मिलने से तनाव फैल गया। परिजनों ने टीएमसी पर हत्या का आरोप लगाया। टीएमसी वालों ने बोला कि भाजपा में रहने की क्या जरूरत है, तुम टीएमसी में रहो। लेकिन मेरे बेटे ने बोला कि नहीं, मैं भाजपा के लिए ही काम करूंगा। मेरे बेटे को बीच रास्ते में चाकू मार दिया गया। 4-5 लोगों ने मिलकर उसे चाकू मारा। बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले बढ़ रही हिंसा को लेकर भाजपा ही नहीं बल्कि अन्य विपक्षी दल भी ममता सरकार पर मुखर हैं और टीएमसी स्थिति को नियंत्रण में लाने की बात कर रही है। बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से दहशतगर्द के माहौल पैदा करने की कोई कसर नहीं छोड़ा जाता। बिना दहशतगर्द, बिना तनाव, बिना हिंसा बंगाल में पंचायत चुनाव ये नामुमकिन है, ये असंभव है। During the Bengal local body panchayat elections, TMC led by Mamata Banerjee is committing so many crimes against the opposition parties, and virtually they are occupying all the booths and attacking the opposition parties, terrorizing the candidates, and they are trying to
win the elections unilaterally. नहीं, हम इसको लेके चिंतित है। सारा पश्चिम बांग्ला में शायद 4-5 स्पॉट में गड़बड़ हुआ, जैसे भांगर, कैनिंग, चोपड़ा, ऐसा। कल कुछ बिहार में भी कुछ हंगामा हुआ है। हम इसको बंद करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं, पार्टी की ओर से हम कर रहे हैं और सरकार की ओर से ममता बनर्जी कर रही हैं। राजनीतिक हिंसा को लेकर ममता बनर्जी जहां राजनीतिक रूप से घिरती जा रही हैं, तो वहीं उन्हें कोलकाता हाईकोर्ट से भी फटकार लग चुकी है। निष्पक्ष चुनाव के लिए हाईकोर्ट ने राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था, जिसे राज्य चुनाव आयोग ने अभी तक तामील नहीं किया है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी राज्य में हो रही राजनीतिक हिंसा पर नाराजगी जाहिर की है और राज्य चुनाव आयुक्त को भी तलब किया था। पश्चिम बंगाल दशकों से राजनीतिक हिंसा का शिकार रहा है, लेकिन मां माटी मानुष के नारे पर बदलाव लाने की बात करने वाली ममता बनर्जी सरकार भी राजनीतिक हिंसा को संरक्षण देने का काम कर रही है, जिसकी वजह से लगातार वो विपक्ष के निशाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बंगाल आखिर हिंसा की वजह से झुलसता क्यों है, इसी पे करेंगे हम चर्चा और इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष, राजनीतिक हिंसा से झुलसता बंगाल। क्योंकि राजनीतिक हिंसा की वजह से आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं जो बंगाल सरकार पे सवाल खड़ा करते हैं। इस विषय पे बात करने के लिए 3 बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। शहजाद पूनावाला जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए। स्वयं पुरोहित प्रवक्ता टीएमसी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी जुड़ गए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वयं पुरोहित जी, क्योंकि आप टीएमसी पार्टी से हैं और आपकी सरकार है पश्चिम बंगाल में, तो जाहिर से है सवाल आपसे ही पहला बनता है कि आखिर मां माटी मानुष के नाम पर 2011 में एक बड़ा बदलाव लाने का वायदा करने के बाद 2023 तक हिंसा का अगर ये तांडव जारी है तो बदला क्या है बंगाल में? सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं आपसे। ये देखिए, सवाल लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार सभी को है, सभी पार्टी को है। मगर आपको पिछले कुछ चुनाव के ऊपर भी नजर डालनी पड़ेगी कि 2003 से लेकर के पिछले 20 साल में जो 4-5 पंचायत चुनाव हुए हैं, यहाँ की जो प्रवृत्ति रही है उसमें कितनी कमी आई है। ठीक है, कितनी कमी आई है। जब 2011 में दीदी की सरकार बनी, दीदी ने सबसे पहले कहा कि देखिए, जो वामपंथी, जिन वामपंथियों ने कांग्रेसी कार्यकर्ता, जब दीदी कांग्रेस में थी और बाद में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता को मिला करके राजनीतिक हिंसा में 55,408, ये गवर्नमेंट के डाटा है, 55,408 खून हुए। उसके खिलाफ दीदी ने यह नहीं कहा कि हमें उनके साथ बदला लेना है। दीदी ने स्पष्ट किया, अपने सभी कार्यकर्ताओं को बुला करके मीटिंग की और बोला कि बदला नहीं, बदल चाहिए। पश्चिम बंगाल में एक नया जन्म हुआ और जो वामपंथी करते हैं, कोई कांग्रेस करते, सबके लिए खुले हृदय से दल में स्वागत किया गया। लोग आए, तभी तो दल बढ़ा, तभी तो लोग और ज्यादा, उसके बाद में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें और ज्यादा मतों से दीदी जीत के आई है। तो ये देश की जनता है पश्चिम बंगाल की जो दीदी को चुनती है, नंबर 1। अब रही बात हिंसा की, तो हिंसा की जो प्रवृत्ति है पश्चिम बंगाल की, मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। लॉ एंड ऑर्डर पूरा का पूरा सक्रिय है। देखिए, पूरे इस राज्य के अंदर में करीब 70,000 से ज्यादा बूथों पर चुनाव होने हैं। ठीक है, तो उन बूथों के अंदर में अगर 2-4 पुरोहित जी, लेकिन बात यह है कि आपका इतना समय हो गया, 2 टर्म पूरे हो गए, उसके बाद तीसरे टर्म में आपकी सरकार चल रही है। ऐसे में इसके बाद भी अगर आप कह रहे हैं कि वो हिंसक प्रवृत्ति को रोक नहीं पा रहे, यानी आप बदलाव नहीं ला पा रहे, तो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल तो आप ही से पूछा जाएगा, आपकी सरकार है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल पूरा हम लोग देंगे। लॉ एंड ऑर्डर इज द मैटर ऑफ स्टेट, हम उसकी पूरा जवाबदेही है। कहीं भी देखिए, इसमें तृणमूल के कर्मियों की भी खून हुई है, उत्पात कुछ जगह में आईएसएफ, कुछ जगह में कांग्रेस, आपसी द्वंद के अंदर में यह काम हुआ है। तृणमूल के भी नेताओं के खून हुए हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि तृणमूल, तो कहीं पे अगर कुछ गड़बड़ी हुई है उसकी जवाबदेही हमारी, तो जवाबदेही आपकी है। तो लेकिन ये जवाबदेही हर चुनाव से पहले आती रहती है। मैं आता हूं आपके पास में, क्योंकि आपने अपनी बात रख दी और मेहमानों को मैं शामिल करता हूं। शहजाद पूनावाला बीजेपी से हमारे साथ में, वो कह रहे हैं ममता दीदी लगातार कोशिश कर रही हैं और एक ऐतिहासिक जो चली आ रही है बंगाल का खूनी संघर्ष की राजनीति का इतिहास, उसमें उन्होंने बहुत कमी ला दी है, आने वाले वक्त में और आ जाएगी। शहजाद जी, देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस बंगाल को टैगोर गीत से जाना जाता था, रविंद्र गीत से जाना जाता था, आज उसकी पहचान टीएमसी अर्थात तालिबानी माइंडेड कल्चर के ब्लास्ट और बम से हो रही है। और मां माटी मानुष अब तब्दील हो चुका है बम, बाल्टी और ब्लास्ट में। आए दिन 7-7 बैग बम के मिलते हैं, कभी टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घर बम मिल जाते हैं,
150 से ज्यादा अधिक राष्ट्रवादियों की हत्या कर दी जाती है, उसका कोई अभी तक कोई उस पर सजा नहीं होती किसी को। पोस्ट पोल वायलेंस हो जाता है जिसमें कि कोर्ट कहती है रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर है। सुप्रीम कोर्ट को 2018 के पंचायती चुनाव में टिप्पणियां करनी पड़ती है। तो जो पहले हिंसा का दौर था 34 वर्ष तक, अब ममता बनर्जी की सरकार के तहत उसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस, मतलब कि राजनीतिक हिंसा का संस्थागत तरीके से उसको करना, ये आज एक सुनिश्चित करने का काम ममता बनर्जी की सरकार में हुआ। 2 सवाल है, अगर ये सारी चीजें षड्यंत्र है तो पहले तो ममता बनर्जी कितनी असक्षम है कि इतने वर्षों के बाद भी ये सारे षड्यंत्र उनके नाक के नीचे हो जाते हैं। रामनवमी में हिंसा हो जाती है, आए दिन हिंसा हो जाती है और उनको पता नहीं चलता, तो ये तो मान लिया कि ये असक्षम है। दूसरी बात ये है कि अगर आईएसएफ और कांग्रेस वाले उनके खिलाफ ये सब कर रहे हैं या उनको बदनाम करने के लिए अधीर रंजन चौधरी रीन ऑफ टेरर कह रहे हैं, तो 23 जून को उनके साथ जाकर गले क्यों मिल रहे हैं? आज तो स्वयं पुरोहित जी बाकी कुछ करे ना करे, स्वयं पुरोहित जी बोलिए कि अधीर रंजन चौधरी कह रहे कि ये रीन ऑफ टेरर है। अब जो कूच बिहार में हमारे कार्यकर्ता के परिवारजन को मारा गया, वहां पे एक केंद्रीय मंत्री की गाड़ी पर हमला किया गया, तो अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के कहते रीन ऑफ टेरर है। आप बताइए, अगर वो आपको बदनाम कर रहे हैं तो उनके साथ 23 तारीख को क्यों बैठ रहे हैं? बोले कि हम कांग्रेस से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, वो बदनाम कर रहे हैं बंगाल को। एक बार कह दीजिए। ठीक है शेखर अय्यर जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि एक लंबा राजनीतिक हिंसक एक इतिहास बंगाल का रहा है, लेकिन आज भी उसमें कमी आने की बात टीएमसी कर रही है, लेकिन वो खत्म नहीं हो पाया, क्योंकि 2018 के पंचायत चुनाव बहुत बड़ी अपने आप में गवाही छोड़ के गए थे। 2023 में क्या वो दोहराए जाएंगे? देखिए अरेंद्र जी, बहुत गंभीर बात है। लगातार वहां पे जो हिंसा हो रही है, नॉमिनेशन खत्म, तो कई पार्टी सदस्यों को तो नॉमिनेशन भर नहीं दिए, उसमें तो बम फेंका गया जिसके वजह से 6 लोग मरे। और उससे सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब जून 13 तारीख को जब कोलकाता हाई कोर्ट ने निर्देश दिया स्टेट इलेक्शन कमीशन को, आप केंद्रीय बल को डिप्लॉय कीजिए, और उनको कहा गया था कि भाई आप उसको करिए, मतलब 48 आवर्स में करके, फिर दोबारा जून 15 तारीख को भी यही बात कही गई जिस दिन लास्ट डेट था नॉमिनेशन का। लेकिन आज हो गया है जून 18, अभी तक कोई नहीं हुआ है। और आज मैं सुन रहा हूं कि कल मीटिंग हुआ जहां स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है रंजीव सिन्हा, वो जाके स्टेट होम सेक्रेटरी से मिले, फिर ईमेल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है ये कोलकाता हाई कोर्ट के ऑर्डर। अब कल वो उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन बेंच कुछ स्टे वगैरह दे दे। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कल ममता बनर्जी ने अपने पार्टी सदस्यों के साथ एक अपने कालीघाट घर में एक मीटिंग की, जिस मीटिंग में 2 मंत्रियों को कहा गया है, और मुझे तृणमूल सोर्सेस से पता चला है कि एक है चंद्रिमा भट्टाचार्य और दूसरा मालय रे, एक है बंगाल के मंत्री हैं, दूसरा है माला रे जो साउथ कलकत्ता के एमपी हैं। उनको कहा गया अगर केंद्र फोर्सेस को डिप्लॉय करने की, अगर कोलकाता हाईकोर्ट के ऑर्डर पे अगर कोई रिलीफ नहीं मिला, तब आप महिलाओं को इकट्ठा करिए और सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय मत होने दीजिए। इस तरह की षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब बात यह है भाई, तृणमूल डोमिनेटिंग पार्टी है, पिछले चुनाव में भी 90% से ज्यादा ग्राम पंचायत जिला परिषद आपने जीता है। ये क्या कह रहे हैं कि आप किसी को मतलब वोट करने नहीं देंगे जिस दिन जुलाई 8 को होगा, किसी को नॉमिनेशन भरने नहीं देंगे, ये अपने आप में। और दूसरी बात, ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये इसको पूरा स्वतंत्र नहीं है अपने फैसला लेने के लिए। बिल्कुल, सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि स्वतंत्रता के साथ में निष्पक्ष तरीके से काम क्यों नहीं हो रहा। स्वयं पुरोहित जी, क्योंकि आप राजनीतिक आरोप को तो कह सकते हैं कि साहब ये राजनीति से प्रेरित है, लेकिन जब कानून की संस्थाएं इस प्रकार के सवाल खड़े करते हैं, इस प्रकार की आपको अगर नजीर देते हैं कि साहब आप सुधरिए, क्योंकि 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर चुनाव लड़ा ही नहीं जाएगा तो फिर ये लोकतंत्र अपने आप में उसकी हत्या हो रही है, और वही चीज अभी भी होता दिखाई पड़ रहा है। 2018 में कितनी हजारों सीट्स थी जहां पे प्रत्याशी अपना पर्चा नहीं भर पाए थे, टीएमसी निर्विरोध जीती थी वो हिंसा की वजह से, तो वही अब दोहराते हुए दिखाई पड़ रही है टीएमसी फिर से। ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। मैं शहजाद पूनावाला जी और ये जो वरिष्ठ पत्रकार, टेलीविजन में लिमिटेड समय होता है तो मैं चाहूंगा उसका भी मर्यादा का ध्यान जी 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 एकदम पूरे लिमिटेड समय में ही बोलूंगा, मुझे ज्यादा समय नहीं चाहिए, थोड़ा समय दीजिए बिना इंटरप्शन के। इन्होंने जो कहा नॉमिनेशन की, आपको पता होना चाहिए विपक्षी पार्टियों ने 1.5 लाख से ज्यादा नॉमिनेशन किए हैं, 1.5 लाख से ज्यादा नॉमिनेशन हुआ है। आप पूरे देश के अंदर में मुझे एक राज्य बता दीजिए जहां पे इतने विपक्षी नॉमिनेशन हुए हैं। एक स्टेट के पंचायत चुनाव का रिजल्ट बता दीजिए कि इस राज्य में इतने ज्यादा वोट परसेंटेज मनोनयन पत्र जमा हुए हैं।
ये झूठ मूठ चिल्ला रहे हैं। कोर्ट में कौन जा रहा है? कोर्ट में जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। अपील कौन कर रहा है? शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। उनको पता है कि उनके पास में बूथ में बैठने के कार्यकर्ता नहीं है। वो जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होता है उसके दूसरे दिन जाते हैं, क्रोनोलॉजी को समझिए, दूसरे दिन जाते हैं अमित शाह से मिलते हैं। अमित शाह से मिल करके उनके पास में एक ही डिमांड है, आप सेंट्रल फोर्सेस पुरोहित जी, आप देखिए आरोप का जवाब देने की बजाय आप आरोप लगाने लगते हैं। देखिए आप सीधी बात जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि अगर अनकॉन्टेस्टेड सीट्स 34% 2018 में जीती जाती है टीएमसी के द्वारा तो सवाल तो आप पे उठेगा सर, जाहिर सी बात है सवाल उठेगा। समय की थोड़ी सीमा है हमारे पास में। शहजाद पूनावाला जी इस बात को वो कह रहे हैं कि साहब आप लोग बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से सेंटर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सरकार को कंडेम करने की कोशिश करती है, उनको घेरने की कोशिश करती है, इस वजह से आप लोग ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। शहजाद जी मैं आप ही का आरोप लेके जा रहा हूं, पुरोहित जी मैं आप ही का आरोप लेके जा रहा हूं, उसका शहजाद जी जवाब देंगे। शहजाद जी, पुरोहित जी आपके ही सवाल का जवाब मैं शहजाद जी से ले रहा हूं, वो बोल रहे हैं। शहजाद जी, शहजाद जी आप अनम्यूट कीजिए खुद को। जी 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 बोलिए। मान लेते एक मिनट के लिए हम सब करवा रहे हैं, कांग्रेस क्यों इस समर्थन कर रही है हमारे पूरे कांड का? कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा ना रीन ऑफ टेरर है, या तो कांग्रेस हमारे साथ है तो उस पर बोलिए एक बार 23 जून को नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि राज्य सरकार जिसके तहत संवैधानिक तौर से कानून व्यवस्था आती है, यदि वो अपने कानूनी दायित्व को नहीं निभा पाती है, कोर्ट को गवर्नर को हस्तक्षेप करना पड़ता है। उनके पार्टी के प्रवक्ता आकर इस प्रकार का जवाब देते हैं, ना कि ये बताते कि कानून व्यवस्था ध्वस्त क्यों हो रही। और ये कोई पहली बार नहीं है, रामनवमी में भी हिंसा हुई, उसमें ममता बनर्जी ने एक समुदाय को क्लीन चिट दे दिया। ये कहा कि इफ्तार रोजा इफ्तार होता है तो वो करते नहीं कुछ, ये कोई मुख्यमंत्री का काम होता है? और आज भी ये जो पूरा हिंसा हो रहा है ये टीएमसी प्रायोजित हिंसा है, इसीलिए किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग डर कर वोट ना दे और इसमें ये बिना कोई वोटिंग के जीत पाए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज जो हो रहा है ये काला अध्याय है लोकतंत्र के लिए, परंतु जो 23 तारीख के लिए इकट्ठा हो रहे हैं वो इस पे कुछ नहीं बोल पाते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी जो इनके साथ खड़ी है उनको बताना चाहिए कि अधीर रंजन चौधरी सही है या ये टीएमसी सही है। जी शेखर आर्य जी, वक्त लगभग खत्म हो रहा है, एक छोटा सा जवाब, क्योंकि बंगाल की हो रही हिंसा और आपसी टकराव कहीं ना कहीं विपक्षी एकता की जो मुहिम की बात की जा रही है उस पर भी सवाल खड़ा करती। छोटा सा जवाब शेखर जी। देखिए सबसे आश्चर्य, स्टेट इलेक्शन कमीशन जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को कोलकाता हाईकोर्ट ऑर्डर को चैलेंज करके। भाई केंद्र फोर्सेस डिप्लॉय करो, स्टेट इलेक्शन कमीशन जा रहा है, साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी जा रही है। इसका मतलब क्या है कि आप नहीं चाहते कि निष्पक्ष चुनाव हो। और हिंसा जो बात जिसको लेकर ममता ने अपने पॉलिटिक्स, तृणमूल पॉलिटिक्स की थी, क्योंकि उनका यही था कि लेफ्ट फ्रंट इसी तरह 30 साल वहां डोमिनेट किया बंगाल के पॉलिटिक्स में और तृणमूल स्वयं उसके विक्टिम है। आज ये हालत बन गई है कि बिना वायलेंस वहां कोई चुनाव नहीं हो सकता। ये बड़ा सवाल करता है कि ग्राम पंचायत लेवल पर, जिसको आप मानते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी, वहां पे अगर बिना डर, बिना भय, बिना हिंसा आप चुनाव नहीं करा सकते, इससे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अरेंद्र जी बिल्कुल, इतने बम धमाकों का जो धुआं है वो अपने आप में लोकतंत्र की तस्वीर को धूमिल करता कम से कम बंगाल की सरजमी पे दिखाई पड़ता। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त इतनी ही ज्यादा दे रहा, आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। I practice yoga every day. It has nurtured and enriched my life. संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, सानंद और ऊर्जावान रहें। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के लंदन में भारत विरोधी भाषण पर बवाल मचा हुआ है। दिल्ली बीजेपी ने आतिशी को उनके भाषण के कारण उन्हें देशद्रोही तक कहा है। बीजेपी का कहना है कि पिछले 9 साल में देश के लोगों की भलाई के लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता विदेशी धरती पर जाकर देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। सरकार की मंत्री आतिशी के ब्रिटेन में दिए गए भाषण के बाद आम आदमी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने आतिशी को देशद्रोही तक बता दिया है। लंदन में कैम्ब्रिज इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आतिशी ने बिना तथ्य के विवादित भाषण देते हुए कहा कि दुनिया में भारत अन्न उत्पादन में दूसरे नंबर पर है, लेकिन इसके बावजूद भारत में भूखे लोगों की संख्या बढ़ रही है। आतिशी के बयान को लेकर बीजेपी ने उन पर जमकर हमला बोला है। ये असल में वो नस्ल है, इस तरह के लोग जो देश के साथ गद्दारी करते हैं, ये देश का नमक खाते हैं और बाहर जाके बकवास करते हैं। इनको ये तो नजर आ गया, ये आंकड़ा कहाँ से लाई उसका रेफरेंस नहीं देंगी, झूठ बोलती हैं। ये नहीं बताएंगे कि कोविड के काम से अब तक हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। ये बातें वो बाहर जाके नहीं बोलेंगे। ये देश के विरोध में बोलना इनका फैशन बन गया है। बीजेपी नेताओं ने आतिशी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का विरोध करते करते आम आदमी पार्टी राजनीति के इस स्तर तक गिर गई है कि उन्हें अब आगे बढ़ता हुआ भारत रास नहीं आ रहा है। ये घबराए हुए लोग हैं। इनको मालूम है कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने करके दिखाया है, पिछले 9 सालों में भारत की जो छवि विश्व में बनी है, पूरा विश्व हमारे प्रधानमंत्री को सलाम करता है। तो ये हिंदुस्तान में तो कुछ कर नहीं पाते हैं, तो बाहर जाके उस छवि को एक कंकड़ मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे इनके करने से कुछ नहीं होता। देश की जनता सब जानती है और समय आदमी इनको जवाब भी देगी। आतिशी के तथ्यहीन आंकड़ों के इतर मोदी सरकार पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवा रही है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार की किसान हितैषी योजनाओं के चलते देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। मोदी सरकार देश के अन्नदाताओं को मजबूत करने के लिए न सिर्फ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत कर रही है, बल्कि किसानों की फसलों का एमएसपी कई गुना बढ़ाकर देश के अन्नदाताओं को सीधा लाभ पहुंचा रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का विदेशी धरती पर जाकर ऐसे बयान देना कि भारत में भूखे लोगों की संख्या बढ़ रही है, उनकी गंदी राजनीति और देश की छवि को खराब करने की मंशा को दिखाता है। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। सेवा और समृद्धि को समर्पित मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा की तरफ से देश भर में संवाद का कार्यक्रम जारी है। इस सिलसिले में आज गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और बड़े बीजेपी नेताओं ने आज भी देश भर का दौरा किया। अमित शाह पंजाब और हरियाणा में थे तो जेपी नड्डा ने असम का दौरा किया। भाजपा मोदी सरकार के काम को जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है तो विपक्षों पर भी जमकर निशाना साध रही है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सबसे बड़ा कार्यक्रम न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में होगा, जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। योग दिवस से पहले अपनी मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से योग करने की अपील की है। इस बीच देश दुनिया में योग दिवस के दिन होने वाले कार्यक्रमों को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। और देश के अलग अलग राज्यों में इन दिनों मौसम भी अलग अलग नजर आ रहा है। जहां दक्षिण के कुछ राज्यों में मानसून सक्रिय है तो गुजरात, राजस्थान समेत कुछ राज्यों में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से बारिश हो रही है। इधर बिहार और पूर्वी यूपी में चल रही लू जानलेवा साबित हो रही है। देश भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग मिजाज से लोगों की परेशानियां बढ़ाती हैं। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। I practice yoga every day. It has nurtured and enriched my life. संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है।
आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ सानंद और ऊर्जावान रहें। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और खबर खेल के मैदान से भारतीय बैडमिंटन स्टार सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पहली बार BWF विश्व टूर सुपर 1000 का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबले में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया की वई हिक और आरोन चिया की जोड़ी को 21-17, 21-18 से शिकस्त दी है। सात्विक और चिराग ने करियर में अब तक लगभग हर बड़ा खिताब अपने नाम किया है। बर्लिन में जहां एक और स्पेशल ओलंपिक का रोमांच देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर इन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए बड़ी संख्या में भारतीय फैंस जर्मनी के बर्लिन शहर पहुंच रहे हैं। इन फैंस का मानना है कि खेल हमेशा से दूरियों को मिटाता आया है। साथ ही इन्हें इस बात का भी भरोसा है कि भारत का प्रदर्शन इन खेलों में एक नया आयाम स्थापित करेगा। पेश है हमारे संवाददाता नारायण सिंह की बर्लिन से यह खास रिपोर्ट। बर्लिन में इन दिनों जिस खेल का खुमार चारों ओर है, वो खेल है स्पेशल ओलंपिक, जिसके रंग में बर्लिन शहर रंगा हुआ है। बड़ी बात यह है कि इन खेलों में भारत का बड़ा दल इसमें भाग ले रहा है, जिनकी हौसला अफजाई के लिए बड़ी संख्या में भारतीय फैंस जर्मनी पहुंचे हुए हैं। हाथों में तिरंगा लिए और जोरदार आवाज के साथ भारतीय खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाते इन भारतीय प्रशंसकों का जोश देखते बनता है। असम से बर्लिन पहुंची रिंकी भुवन शर्मा ने इन खेलों को लेकर अपने उत्साह को कुछ इन शब्दों के साथ सामने रखा। स्पेशल ओलंपिक्स भारत का सेकेंड लार्जेस्ट कंटिजेंट है 190 देशों में, और हमें पूरा आशा और विश्वास है कि हमारे सभी स्पेशल एथलीट्स एक बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और देश को गौरवान्वित करेंगे। It's an intellectual global phenomena. It's a beautiful movement that is keeping all the people with the hopes alive, so that nowadays in this present world which we are coming across, nothing is impossible. So that is what the Special Olympics has proved us all. So we are here to support that everything is possible in this world. बड़ी संख्या में आए भारतीय प्रशंसकों की मौजूदगी ने इस बात को भी साबित कर दिया कि खेल किसी भी सीमा में बंद कर नहीं रह सकता। So the support that we have seen is going to help a long way to make our athletes perform at their best, and I'm delighted to see the enormous crowd that has come here and the wonderful arrangement that has been made for the Special Olympic Games. Special Olympics is spread over 780 districts of the country. It's spread over all the union territories and states. That is 37. We are trying to inculcate the habit of by opening special centers for the sportsmen, so that we can attract the youth from the villages. भारतीय प्रशंसकों का इन खेलों को लेकर ये जज्बा इस बात को दर्शाता है कि खेल कोई भी हो, लेकिन इसका उत्साह कण कण में बसता है। साथ ही साथ खेल के माध्यम से पीपल टू पीपल कांटेक्ट न केवल दिलों को जोड़ता है, बल्कि दूरियों को भी कम करने का काम करता है। किसी भी खेल में प्रशंसकों का एक अहम योगदान होता है, और बर्लिन में चल रहे 16वें स्पेशल ओलंपिक्स में भी भारतीय खेल प्रशंसक अपने खिलाड़ियों का जबरदस्त समर्थन कर रहे हैं और उनको चीयर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं यह समर्थन उनको एक बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। कैमरा पर्सन केटी राव के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज, बर्लिन। तो इस खबर के साथ न्यूज नाइट के आज के सफर में फिलहाल बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।